हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, एक धातु का गोला है, इसे पिघलाया और इसे एक बेलन के रूप में ढाल दिया, यानी कि एक बेलन का बना दिया हमने। ठीक है। अब प्रश्न में हमें दिया गया है कि इस गोले की जो त्रिज्या है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने गोले की त्रिज्या को मान लिया कैपिटल आर, जो हमें दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दे रखा है प्रश्न में, जो गोले को पिघलाकर जो बेलन बनाया था उसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया बेलन की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब दोस्तों, हमें निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने मान लिया बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, जो हमें ज्ञात करनी है। अब दोस्तों, प्रश्न के अनुसार क्या है, धातु को गोले को पिघलाकर जो है बेलन के रूप में ढाला है। इसका मतलब क्या है कि जो बेलन का आयतन होगा वो धातु के गोले का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन और गोले का आयतन बराबर होंगे। ठीक है। अब दोस्तों, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लिख दिया हमने बराबर, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब देखिए, बेलन के आयतन के सूत्र में हमने बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर मानी थी तो आर स्मॉल आर स्क्वायर लिखा, बेलन की ऊंचाई एच मानी थी तो एच लिखा, बराबर गोले के आयतन के सूत्र में हमने गोले की त्रिज्या मानी थी कैपिटल आर तो कैपिटल आर लिखा। ये दोनों सूत्र दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, और अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा अध्याय 13 के सभी वीडियोस का। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, हम बाईं तरफ पाई है, दाईं तरफ पाई है, पाई से पाई काट देंगे, थैंक यू वेरी मच बोल देंगे। तो क्या बचेगा, स्मॉल आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 कैपिटल आर क्यूब। हमें निकालना क्या है, एच, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो एच के अलावा जो कुछ भी है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे, तो आर स्क्वायर है और गुणा में है एच के, तो आर स्क्वायर दाईं तरफ नीचे जाएगा। तो बाईं तरफ बचेगा एच बराबर 4/3 कैपिटल आर क्यूब तो है ही, और ये आर स्क्वायर नीचे गया तो 1/स्मॉल आर स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मान रख देते हैं, तो स्मॉल एच बराबर 4/3 को 4/3 लिखा, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या कितनी 4.2, तो 4.2 का क्यूब होगा क्योंकि कैपिटल आर क्यूब है, गुणा 1/स्मॉल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर एच है तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो स्मॉल एच बराबर 4/3 को 4/3 लिखा, गुणा 4.2 के क्यूब को लिखा हमने 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 1/6 का वर्ग है हमारा, 1/6 गुणा 6। तो दोस्तों अब तो एच निकालना बहुत आसान है। ठीक है, बस हमें इसको सरल करना है, हल करना है। तो देखिए एच बराबर 4 को 4 लिखा। अब देखिए ये 4.2 में 3 का भाग देंगे इसका तो 1.4 बचेगा, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है। अब ये 4.2 में इस 6 का भाग देंगे तो बचेगा 0.7, तो वो लिख दिया हमने, गुणा इस 4.2 में भी इस 6 का भाग देंगे तो बचेगा 0.7, तो वो लिख दिया। अब देखो बाकी सब कट गया तो ये मिला हमें। तो h बराबर 4 गुणा 1.4 होगा 5.6, गुणा 0.7 गुणा 0.7 होगा 0.49। अब बस गुणा कर लेंगे, तो 5.6 का गुणा करेंगे 0.49 से तो हमें मिलेगा 2.744। तो h बराबर हमें मिला 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है। h ही हमें निकालना था बेलन की ऊंचाई, तो हम कह सकते हैं h बराबर जो है, हमने दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो हमने एक अंक को हटा दिया। ठीक है, नहीं भी हटाते तो भी चलता। ठीक है, तो h बराबर हमने लिख दिया 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः बेलन की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2.74 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 2.744 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई, दोनों ही उत्तर सही हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.74 सेंटीमीटर। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर
त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें 3 ठोस गोले दे रखे हैं। एक ठोस गोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा ठोस गोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का और तीसरा ठोस गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इन तीनों ठोस गोलों को पिघलाकर जो है एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। तो हमसे प्रश्न में कहा गया है इस बड़े ठोस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया प्रश्न में पहले ठोस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो वो लिख लिया हमने। तो पहले ठोस गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया R1 जो कि 6 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरे ठोस गोले की त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसको मान लिया हमने R2। ठीक है, तो दूसरे ठोस गोले की त्रिज्या को R2 मान लिया जो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तीसरे ठोस गोले की त्रिज्या को मान लिया हमने R3 जो कि 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ठीक है, तो वो लिख लिया हमने। अब निकालना है हमें जो बड़े ठोस गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि इन तीनों ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बड़े गोले का आयतन है वो किसके बराबर होगा, तीनों ठोस गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में भी पढ़ा था हमने इसको। दोस्तों अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन में क्लिक कर कर आपको अध्याय 13 के सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिसमें अध्याय 13 के परिचय का वीडियो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बड़े ठोस गोले का आयतन किसके बराबर होगा, इन तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब सूत्र लिख देते हैं। तो बड़े गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब सूत्र होता है गोले के आयतन का। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या आर मानी है हमने। ठीक है, फिर बराबर लिख दिया। फिर तीनों ठोस गोलों के आयतन का योग लिख देते हैं। तो पहले ठोस गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या है R1, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, धन दूसरे गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि दूसरे गोले की त्रिज्या है R2, धन तीसरे गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R3 क्यूब, क्योंकि तीसरे गोले की त्रिज्या है R3। और दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने में क्या होता है, हम पाई का मान नहीं रखते हैं, क्योंकि पाई कट जाता है। करीब करीब सभी प्रश्नों में जो है पाई कट जाता है, बाईं तरफ और दाईं तरफ। तो हम पहले कॉमन लेते हैं, जो कॉमन आता है उसको काटते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान जो है बाद में रखेंगे। तो अब देखिए, बाईं तरफ तो 4/3 पाई आर क्यू है, उसको लिख दिया। दाईं तरफ जो तीनों पद हैं हमारे, उनमें 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया। तो कोष्टक में क्या बचेगा, R1 क्यूब धन R2 क्यूब धन R3 क्यूब, और 4/3 पाई जो है बाहर आ गया हमारा कोष्टक के। अब तो बस दोस्तों इसको हल करना बाकी रह गया है, बहुत आसान है। देखिए बाईं तरफ भी 4/3 पाई है और दाईं तरफ भी 4/3 पाई है, ये आपस में काट देंगे। तो क्या बचेगा हमारा, आर क्यूब बराबर R1 क्यूब धन R2 क्यूब धन R3 क्यूब। ठीक है, अब R1 R2 R3 के मान रख देंगे। तो आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, R1 है 6, तो R1 क्यूब हो जाएगा 6 का क्यूब, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर R2 क्यूब, R2 कितना है 8 है, तो R2 क्यूब हो जाएगा 8 का क्यूब, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर R3 क्यूब, R3 है 10, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, अब मान रख देंगे। तो आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब होगा 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 216। ठीक है, धन का चिन्ह लगा दिया। 8 का क्यूब होगा 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी कि 512, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर 10 का क्यूब होगा 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। अब इनको जोड़ लेंगे तो R3 क्यूब आ जाएगा हमारा 1728। ठीक है, अब दोस्तों ये हमें प्रैक्टिस से आएगा कि 1728 होता है 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो R3 क्यूब हो गया हमारा 1728 को लिख दिया हमने 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, तो अब 12 गुणा 12 गुणा 12 को लिख सकते हैं 12 का क्यूब, तो आर क्यूब आ गया हमारा 12 के क्यूब के बराबर, यानी कि आर बराबर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आर क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या है, तो हमारा उत्तर आ गया, अतः बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर
गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक कुआं खोदा, ठीक है, कुआं खोदने से जितनी मिट्टी निकली उससे एक चबूतरा बना दिया, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो हमें बताना है इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो दिया गया वो लिख ले पहले। कुएं का व्यास हमें दे रखा है 7 मीटर, तो डी बराबर डायमीटर बराबर लिख लिया 7 मीटर। ठीक है, तो ये कुएं का व्यास हो गया 7 मीटर और कुएं की गहराई दे रखी है हमको कितनी, 20 मीटर। तो जब गहराई की बात करते हैं तो गहराई और ऊंचाई एक ही चीज होती है। तो कुएं की गहराई या कह लें या ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। इसको हमने मान लिया है कैपिटल एच। ठीक है, तो कुएं की गहराई है 20 मीटर। ठीक है, यह हमें प्रश्न में दे रखा है और दे रखा है जो चबूतरा बनाया है वो समान रूप से फैलाकर बनाया है 22 मीटर गुणा 14 मीटर, यानी चबूतरे की लंबाई कितनी है, 22 मीटर। तो चबूतरे की लंबाई स्मॉल एल मान ली हमने कितनी, 22 मीटर, जो प्रश्न में दे रखी है। तो चबूतरे की लंबाई हो गई 22 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, तो बी ब्रेड्थ मान लिया हमने, चबूतरे की चौड़ाई बराबर 14 मीटर, ये हमें दे रखी है। तो चबूतरे की चौड़ाई 14 मीटर हो गई, ये प्रश्न में दे रखा है। हमसे पूछा है कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम मान लेते हैं चबूतरे की ऊंचाई स्मॉल एच है। ठीक है, तो हमने मान लिया चबूतरे की ऊंचाई स्मॉल एच है जो कि हमें ज्ञात करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ और इस बात को आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि हम जानते हैं कुआं जो है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, कुआं जो होता है बेलन के आकार का होता है, आपने कुआं देखा होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो चबूतरे की बात हो रही है वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, क्योंकि देखो लंबाई चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई पूछी है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में होती है, घनाभ में होती है। तो चबूतरा जो है वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुएं का व्यास दे रखा है और आपको पता है व्यास से हमारा कोई काम होता नहीं है, हमें त्रिज्या निकालनी ही पड़ती है। तो कुएं की त्रिज्या निकाल लेते हैं। कुएं की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, वो होगी व्यास बटे दो, व्यास है डी तो डी बटा दो लिख दिया, बराबर कुएं का व्यास दे रखा 7 मीटर, तो 7/2 हो जाएगी, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 मिलेगा। तो कुएं की त्रिज्या स्मॉल आर हमें कितनी मिल गई, 3.5 मीटर। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न के अनुसार जो है, जो मिट्टी हमें कुएं को खोदने से मिली थी उससे हमने चबूतरा बना दिया था। इसका मतलब जो चबूतरे का आयतन है वो किसके बराबर होगा, वो होगा कुएं के आयतन के बराबर। तो हमने लिख दिया चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। ठीक है, चबूतरा क्या है, घनाभ के आकार का है, कुआं क्या है, बेलन के आकार का है। घनाभ का और बेलन का जो आयतन है, इनके जो सूत्र हैं ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य रूप से देख लें। ऊपर आई बटन में आपको अध्याय 13 के सभी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए, चबूतरे का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि हो जाएगा एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, बराबर कुएं का आयतन, कुआं क्या है, बेलन के आकार का, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये रख दिया हमने। अब मान रख देते हैं दोस्तों, चबूतरे की लंबाई एल है 22 मीटर, तो 22 लिख दिया, गुणा चबूतरे की चौड़ाई जो है बी कितनी है 14 मीटर, तो 14 लिख दिया, गुणा एच को एच ही लिखा, बराबर पाई का मान रख दिया 22/7, गुणा जो कुआं है उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, तो आर स्क्वायर है तो 3.5 का स्क्वायर, गुणा एच कुएं की ऊंचाई कितनी है एच या गहराई कह लें 20 मीटर, तो 20 लिख दिया। अब देखिए बाईं तरफ 22 है, दाईं तरफ भी 22 है, 22 से 22 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बाईं तरफ 14 गुणा एच, बराबर दाईं तरफ कितना बचेगा 22 तो चला गया, 1/7 गुणा 3.5 के वर्ग को लिखा हमने 3.5 गुणा 3.5 गुणा 20 है तो गुणा 20 लिख दिया। अब तो बहुत ही आसान है, बस इसको हल करना है हमें दोस्तों। तो देखिए 14 गुणा एच को हम लिख देंगे 14 गुणा एच, बराबर 1/7 गुणा 3.5 को वही लिख दिया। आखिर में जो 3.5 गुणा 20 है उसका गुणा करेंगे, तो 20 का गुणा जब 3.5 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70। ठीक है, अब देखिए नीचे 7 है, तो ये और ये ऊपर 70 है, दोनों में 7 का भाग देंगे तो 7 तो पूरा कट जाएगा, 70 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा 10। तो हम लिख सकते हैं 14 गुणा एच बराबर, ये तो पूरा कट गया 1/7। ठीक है, क्या बचा 3.5 गुणा 10। ठीक है, तो 14 गुणा एच बराबर 3.5 गुणा 10 हो जाएगा 35। ठीक है, अब 14 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो बटे में चला जाएगा, तो एच बराबर मिलेगा हमें 35/14। ऊपर और नीचे 7 का भाग दे लेते हैं।
ठीक है। तो h बराबर 35 में 7 का भाग देंगे तो मिलेगा 5, 14 में 7 का भाग देंगे तो मिलेगा 2। ठीक है, तो h बराबर 5/2 मिला, 5/2 होता है 2.5, तो h बराबर आ गया हमारा 2.5 मीटर। ठीक है, और h ही हमें निकालना था, चबूतरे की ऊंचाई, यही हमें ज्ञात करना था। तो हम कह सकते हैं कि अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2.5 मीटर। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, तो एक कुआं खोद दिया जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है। इससे निकली हुई मिट्टी को, ठीक है, कुआं खोदेंगे तो मिट्टी तो निकलेगी, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो मिट्टी निकली, इससे इसी कुएं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बना दिया। ठीक है, बांध बना दिया ताकि पानी ना निकले इसका ना, कुएं का। ठीक है, तो वलय रिंग क्या होती है, जैसे रिंग मतलब क्या, अंगूठी जैसा। ठीक है, मतलब बीच में खोखला होगा, बीच में खोखला होगा ना, क्योंकि बीच में कुआं है। ठीक है, और वैसे ये वृत्ताकार होगा। ठीक है, और इस वृत्ताकार वलय की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, तो और ये वृत्ताकार वलय क्या है, बांध है मतलब ना। ठीक है, तो हमें इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इस वृत्ताकार वलय की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हल कर लेते हैं प्रश्न को, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। कुएं का व्यास 3 मीटर दे रखा है, तो कुएं का व्यास हमने मान लिया स्मॉल डी है। ठीक है, जो कि 3 मीटर हमें दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कुएं की गहराई दे रखी है 14 मीटर, तो कुएं की गहराई को हम कुएं की ऊंचाई भी बोल सकते हैं, उसे हमने कैपिटल एच मान लिया, जो हमें 14 मीटर दे रखी है, यहाँ पर भी दर्शा दिया हमने। फिर बांध की चौड़ाई जो है वो हमें दे रखी है कितनी, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाया है ना, बांध बनाया है हमने। ठीक है, तो ये वलय की चौड़ाई, बांध की चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जहां पे कुआं खत्म होता है वहां से चौड़ाई है इस वृत्ताकार वलय की कितनी, 4 मीटर। इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक है, ये चित्र से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बांध की चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है, मतलब कुएं के बाहर से ये जो वृत्ताकार वलय है उसकी दूरी जो है, उसकी जो चौड़ाई है वो है 4 मीटर की। ठीक है, हमसे कहा गया इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं बांध की ऊंचाई स्मॉल एच है। ठीक है, तो ये बांध की जो ऊंचाई है ये स्मॉल एच है, ये हमने मान लिया और यही हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों कुएं की व्यास दे रखा है कुएं का, तो पर हमें निकालनी होती है त्रिज्या, व्यास से हमारा कोई काम होता नहीं है। तो कुएं की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर मान लिया, व्यास/2, व्यास है कुएं का डी, स्मॉल डी, तो d/2 लिख दिया। डी कितना है, 3, तो 3/2, 3/2 कितना होता है, 1.5। तो कुएं की त्रिज्या स्मॉल आर आ गई हमारी कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न में कहा गया है बांध जो है कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय है। ठीक है, वृत्ताकार वलय है, इसका मतलब कि इस बांध की एक आंतरिक त्रिज्या होगी और एक बाह्य त्रिज्या होगी। ठीक है, तो पहले तो दोनों को निकाल लेते हैं, दोनों त्रिज्याओं को। ठीक है, इस वलय की एक आंतरिक त्रिज्या होगी, एक बाह्य त्रिज्या होगी। तो बांध की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, जो बांध की आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी होगी, कुएं की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, क्योंकि कुएं की त्रिज्या के, कुएं के बराबर ही तो ये जगह खाली छुट्टी होगी वलय में। ठीक है, तो जो कुएं की त्रिज्या होगी वही होगी हमारी बांध की आंतरिक त्रिज्या। और कुएं की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, आर बराबर 1.5 मीटर, तो बांध की आंतरिक त्रिज्या भी आर होगी, स्मॉल आर, वो मान लिए वो कितनी होगी हमारी, 1.5 मीटर। ठीक है, तो बांध की आंतरिक त्रिज्या आ गई हमारी 1.5 मीटर। अब बांध की बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, देखो ये केंद्र से लेके बाहर तक की दूरी। ठीक है, तो बांध की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, ये जो आंतरिक त्रिज्या है इसको, एक तो बाहरी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, जितनी कुएं की त्रिज्या है, ये, या कह लें जितनी बांध की आंतरिक त्रिज्या है, दोनों बराबर आई थी 1.5 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या जो कि स्मॉल आर है वो, और उसमें जोड़ देंगे ये जो बांध की चौड़ाई है, बांध की चौड़ाई बी। तो हमने लिख दिया बांध की बाहरी त्रिज्या बराबर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर धन बी। स्मॉल आर है कुएं की त्रिज्या और बी है बांध की चौड़ाई। दोनों के मान हमें पता है तो रख देते हैं। स्मॉल आर कुएं की त्रिज्या है 1.5 मीटर, तो वो रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। बी बांध की चौड़ाई है 4 मीटर, तो वो लिख दिया। 1.5 धन 4 कितना होगा, 5.5। तो बांध की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर कितना आ गया दोस्तों हमारा, 5.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुआं होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं।
ठीक है, ये प्रश्न में नहीं दिया गया, लेकिन हम जानते हैं कुआं जो है बेलन के आकार का होता है अगर नहीं दिया गया तो। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा दोस्तों, देखो कुआं खोद के जितनी मिट्टी निकाली थी उससे ही ये वलय बनाई थी। ठीक है, या कह लें बांध बनाया था, तो जो बांध का आयतन है वो कुएं के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कुआं खोद कर जो मिट्टी निकली थी उसी से बांध बनाया था हमने, तो जो बांध का आयतन है, ठीक है, ये वलय जो है वृत्ताकार वलय, ठीक है, इसका जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बांध का आयतन, यहाँ समझिए ध्यान से, बांध का आयतन कितना होगा दोस्तों, देखो अगर हम अभी वलय की बात ना करें, इस पूरे बड़े गोले को मान लें, वृत्त को मान लें, बड़े वृत्त को, ठीक है, तो ये भी बेलन के आकार का है। ठीक है, ये भी बेलन के आकार का है। ठीक है, वृत्ताकार है और इसकी एक ऊंचाई है। ठीक है, तो इस पूरे जो बड़ा वृत्ताकार बेलन बन रहा है हमारा जो बांध, उसका आयतन कितना होगा, पाई और उसकी त्रिज्या गुणा उसकी ऊंचाई, तो पाई गुणा कैपिटल आर, क्योंकि बांध की बाहरी त्रिज्या है कैपिटल आर, उसका स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, अच्छा ये जो बेलन के आयतन के सूत्र हैं ये अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणा एच उसकी ऊंचाई। ठीक है, लेकिन बीच का हिस्सा खोखला है ना, खाली है, क्योंकि वो कुएं का हिस्सा है। ठीक है, तो उतना हमें घटाना पड़ेगा, तो वो भी जो है बेलन के आकार का है, तो उसका आयतन कितना होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। देखो क्योंकि ये जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी थी, स्मॉल आर थी, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ ऊंचाई बराबर है तो स्मॉल एच लिख दिया, बराबर कुएं का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि कुएं की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है वो लिख दिया, और कुएं की जो ऊंचाई गहराई है कैपिटल एच वो लिख दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो वलय के लिए जो है वो बीच वाला हिस्सा खाली है, खोखला है। ठीक है, इसलिए पहले तो हमने ये वलय का पूरा आयतन निकाल लिया, उसमें से अंदर के आयतन को माइनस कर दिया, वो किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए बाईं तरफ जो है पाई और एच कॉमन आ रहा है, तो पाई और एच कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर एच है दाईं तरफ। अब बाईं तरफ पाई है, दाईं तरफ भी पाई है, आपस में कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच बोल देंगे एक दूसरे को, तो क्या बच जाएगा हमारा, स्मॉल एच कोष्टक के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब मान रख देते हैं सबके, तो देखिए स्मॉल एच का मान हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है, तो स्मॉल एच ही लिखा। कैपिटल आर का मान कितना है 5.5, तो कैपिटल आर स्क्वायर है तो 5.5 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर 1.5 तो 1.5 का स्क्वायर बराबर, फिर स्मॉल आर स्क्वायर है तो 1.5 का स्क्वायर गुणा कैपिटल एच कितना है हमारा, कुएं की ऊंचाई 14, तो वो लिख दिया हमने 14। अब तो दोस्तों बस इसको हमें हल करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। तो देखिए h को तो हमने h लिख दिया, 5.5 का वर्ग होगा 5.5 गुणा 5.5, तो आप हल करेंगे तो हमें मिलेगा 30.25, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1.5 का वर्ग होगा दोस्तों 1.5 गुणा 1.5 यानी कि 2.25, कोष्टक को बंद कर दिया, बराबर 1.5 का वर्ग 2.25 होता है, तो 2.25 लिख दिया, गुणा 14 है तो गुणा 14 लिख दिया। अब h को h लिखा, 30.25 में से 2.25 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 28, बराबर 2.25 गुणा 14 है। अब 28 को ले जाएंगे हम दाईं तरफ तो बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर होगा 2.25 गुणा 14 बटे 28। ठीक है, तो ऊपर और नीचे 14 का भाग देंगे तो ऊपर तो 14 चला जाएगा, 28 में 14 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, हमें मिलेगा 2, तो हमें क्या मिलेगा, h बराबर 2.25 बटे 2, 2.25 में 2 का भाग देंगे तो h बराबर मिलेगा हमें 1.125 मीटर। ठीक है, और h ही हमें ज्ञात करना था, तो हम कह सकते हैं कि अतः जो बांध की ऊंचाई है तो वो कितनी है, h बराबर 1.125 मीटर है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कि बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर है, तो 1.125 मीटर जो है वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों एक लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है, इस बर्तन है
ये आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आइसक्रीम खाने के लिए गए होगे कभी बाजार में। ठीक है, तो इस तरह कोन होती है, कोन शंकु के आकार का। ठीक है, कोन का मतलब ही शंकु होता है। ठीक है, तो इस आकार की कोन होती है जिसमें अंकल जी आइसक्रीम भर के देते हैं। और जब आइसक्रीम भर के देते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऊपर आइसक्रीम निकल आती है। ठीक है, आइसक्रीम ऊपर तक चली जाती है, कोन को भी ऊपर तक। ठीक है, तो इसमें भी कहा गया है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार भरा जाना है। ठीक है, शंकु है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। ठीक है, देखो इसमें सब में ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। ठीक है, मतलब ऊपर तक भरा जाना है, ऊपर अर्धगोलाकार तक भरा जाना है। ठीक है, तो हमें उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, जो आइसक्रीम इस लंबवृत्तीय बेलन में भरी हुई है। ठीक है, उससे कितने ऐसे शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है। और आइसक्रीम भरते समय जो है आइसक्रीम को ऊपर तक भरना है, अर्धगोलाकार तक, जिसका ऊपरी सिरा जो है अर्धगोलाकार बन जाए, इस तरीके से भरना है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न। अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का, तो उसे हमने कैपिटल डी मान लिया और कैपिटल डी बराबर हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का व्यास हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है और दे रखा है बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसे हमने कैपिटल एच मान लिया। बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 15 सेंटीमीटर, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। और हमें प्रश्न में दे रखा है जो शंकु है उसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास हमने स्मॉल डी मान लिया जो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, जो शंकु के आकार का भरा जाना है, तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमने स्मॉल एच मान ली जो कि हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है। हमसे पूछा है शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं कि शंकुओं की संख्या कितनी है, एन है, जिनमें इस आइसक्रीम को भरना है, जो आइसक्रीम इस लंबवृत्तीय बेलन में रखी हुई है। ठीक है, तो शंकुओं की संख्या मान ली हमने एन है। अब दोस्तों बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास से कुछ होता जाता तो है नहीं, तो हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो बेलन की त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल आर। तो वो कैपिटल आर क्या होगा, बेलन का व्यास बटे दो, बेलन का व्यास है कैपिटल डी, तो कैपिटल डी बटा दो। कैपिटल डी कितना है 12, तो 12 बटा दो, 12 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 6। तो बेलन की त्रिज्या आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या को मान लिया हमने स्मॉल आर। तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, शंकु का व्यास बटे दो, शंकु का व्यास है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बटे दो। स्मॉल डी है 6, तो 6 बटे दो, 6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3। तो शंकु की त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो शंकु के ऊपर एक अर्धगोला बना हुआ है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, जितनी शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या आ गई आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब प्रश्न के अनुसार अब इसको अच्छे से समझिए आप। ठीक है, देखिए ये जो एक शंकु के आकार का है, ठीक है, उसमें कितनी हम आइसक्रीम भर सकते हैं। ठीक है, एक शंकु के आयतन के बराबर और एक अर्धगोले के आयतन के बराबर, उतनी ही आइसक्रीम आएगी इसमें जितना शंकु का आयतन होगा और जितना एक अर्धगोले का आयतन होगा। ठीक है, और हमने माना है कि कितने शंकु हैं, ऐसे एन शंकु हैं। ठीक है, क्योंकि जो आइसक्रीम है ये जो बेलन है, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी सारी आइसक्रीम हमें शंकुओं में भरनी है। ठीक है, तो जो बेलन के आयतन में जितनी भी आइसक्रीम आ रही होगी ये सब शंकुओं में आ जाएगी। ठीक है, तो एक शंकु में जितनी आइसक्रीम आएगी और अर्धगोले में जितनी आइसक्रीम आएगी, ठीक है, तो एन शंकुओं में और एन अर्धगोलों में वो आइसक्रीम आएगी जो बेलन में थी। ठीक है, तो हमने लिखा एन गुणा एक शंकु का आयतन धन एक अर्धगोले का आयतन। ठीक है, देखो एक जो पूरी आइसक्रीम बन के तैयार होगी उसमें कितनी आइसक्रीम होगी, जितना एक शंकु का आयतन है और जितना एक अर्धगोले का आयतन है। ठीक है, तो कुल आइसक्रीम कितनी हो जाएगी, एन शंकु है तो एन गुणा एक शंकु का आयतन धन एक अर्धगोले का आयतन। और ये किसके बराबर होगी, जो आइसक्रीम बेलन के बर्तन में रखी थी तो बेलन के आयतन के बराबर होगी। ठीक है, अब बस हम यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए एन गुणा एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
दोस्तों ये हम जो है अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, शंकु के आयतन का सूत्र। ठीक है, तो शंकु के आयतन का सूत्र लिख दिया हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु की त्रिज्या है स्मॉल आर और शंकु की ऊंचाई है स्मॉल एच। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। धन एक अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये भी अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है हमने। आर क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, बराबर बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कैपिटल आर जो है बेलन की त्रिज्या है और कैपिटल एच जो है बेलन की ऊंचाई है। ये तीनों सूत्र जो है अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप जो है अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए एन तो है ही पहले से, 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 1/3 आ रहा है। ठीक है, दोनों में पाई आ रहा है, दोनों में पाई को कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर को ले लिया, यहाँ आर क्यूब है तो आर स्क्वायर को ले लिया। तो 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो देखिए एन गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच बचा। धन 2/3 में से 1/3 कॉमन लिया तो 2 बचा। पाई कॉमन आ ही चुका है बाहर, आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा आर। तो कोष्टक में आ जाएगा एच धन 2r बराबर दाईं तरफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर है और कैपिटल एच है पहले से ही। अब तो दोस्तों बहुत आसान है, अब तो बस इसको हल करना है। तो देखिए बाईं तरफ पाई है और दाईं तरफ भी पाई है, तो पाई से पाई को काट के थैंक यू वेरी मच कर देंगे। तो क्या बच जाएगा हमारा एन गुणा 1/3 आर स्क्वायर कोष्टक के अंदर एच धन 2r बराबर दाईं तरफ कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोस्तों मान रख देते हैं। एन तो हमें ज्ञात करना है, तो एन को एन लिखा, गुणा 1/3 को 1/3 लिखा। स्मॉल आर का मान कितना है, देखिए 3, तो आर स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर लिख दिया। कोष्टक के अंदर एच कितना है, स्मॉल एच 12, तो हमने लिख दिया 12, धन का चिन्ह लगा दिया, 2 को 2 लिखा, गुणा स्मॉल आर कितना है 3, तो लिख दिया 3। ठीक है, बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है 6 तो 6 का स्क्वायर, गुणा कैपिटल एच कितना है 15, तो गुणा 15 लिख दिया हमने। तो दोस्तों अब तो बस इसको हल ही करना है हमें, तो हल कर लेते हैं। तो देखिए एन गुणा 1/3 को तो एन गुणा 1/3 लिखा, 3 के वर्ग को लिख दिया 3 गुणा 3, कोष्टक के अंदर 12 को 12 लिखा, धन 2 गुणा 3 हो गया 6 बराबर 6 के वर्ग को लिख दिया हमने 36 गुणा 15 है ही। ठीक है, अब ऊपर वाले 3 से नीचे वाले 3 को काट सकते हैं एक को, तो क्या बचेगा हमारा एन गुणा, ये 3 को 3 लिखा, कोष्टक के अंदर 12 धन 6 हो जाएगा 18 बराबर 36 गुणा 15 को हमने 36 गुणा 15 ही लिख दिया अभी। अब देखिए 18 में 18 का भाग दीजिए और 36 में 18 का भाग दीजिए, तो 18 में 18 का भाग देंगे तो वो पूरा चला जाएगा, 36 में 18 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे n गुणा 3 बराबर, ये 36 में 18 का भाग दिया तो 2 बचा, 2 गुणा 15। ठीक है, अब 3 में 3 का भाग देंगे तो चला जाएगा पूरा, 15 में 3 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तो चला गया, तो क्या बचा n बराबर 2 गुणा 15 में 3 का भाग दिया तो 5 मिला, तो 2 गुणा 5, तो n बराबर आ गया हमारा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 होता है 10, तो n बराबर आ गया हमारा 10। ठीक है, और n ही हमें ज्ञात करना था शंकुओं की संख्या, तो हम कह सकते हैं कि अतः शंकुओं की संख्या कितनी है, n बराबर 10। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, शंकुओं की संख्या है n बराबर 10। ठीक है, तो 10 जो है शंकु है उसमें आइसक्रीम को भरा जा सकता है जो लंब वृत्तीय बेलन में है हमारी। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो कितनी आ गई शंकुओं की संख्या हमारी, n बराबर 10। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 10। ठीक है, प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ चांदी के सिक्के हैं हमारे पास, ठीक है, जिनका जो है व्यास जो है 1.75 सेंटीमीटर है और जो मोटाई है वो कितनी है 2 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोटाई जो दे रखी है वो मिलीमीटर में दे रखी है, बाकी सब चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं। ठीक है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। हमसे कहा गया कि ऐसे कितने सिक्कों को पिघलाएं कि हमें एक घनाभ प्राप्त हो जाए जिसकी विमाएं क्या है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें प्रश्न में कहा गया, तो हमें ज्ञात करना है कि कितने ऐसे चांदी के सिक्कों को हमें पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया सिक्कों का व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया स्मॉल डी बराबर 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया प्रश्न में लिख लिया हमने।
फिर सिक्कों की मोटाई दे रखी है हमें 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो सिक्कों की मोटाई और सिक्कों की ऊंचाई एक ही चीज होती है। ठीक है, तो h बराबर लिख लिया 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये सिक्कों की मोटाई या ऊंचाई 2 मिलीमीटर हमें दे रखी है। घनाभ की विमाएं दे रखी है हमें 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लिख लिया हमने घनाभ की विमाओं को। दोस्तों सिक्कों का व्यास दे रखा है, व्यास से तो कुछ होता जाता है नहीं, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो सिक्कों की त्रिज्या मान ली हमने आर है, स्मॉल आर। तो सिक्कों की त्रिज्या क्या होगी, सिक्कों का व्यास बटे 2 यानी कि स्मॉल डी बटा 2। स्मॉल डी 1.75, तो 1.75 बटे 2। 1.75 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 0.875। तो सिक्कों की त्रिज्या स्मॉल आर आ गई हमारी 0.875 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिक्कों की मोटाई जो है वो देखिए मिलीमीटर में दे रखी है, तो हमें इसे सेंटीमीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देना होता है। तो सिक्कों की जो मोटाई हमें 2 मिलीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर में लिखने के लिए क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा, तो 2/10 सेंटीमीटर होगा। तो सिक्कों की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर में, 2 में 10 का भाग देंगे तो 0.2। तो सिक्कों की मोटाई या ऊंचाई h बराबर हमें मिल गया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में दे रखे थे ना, इसलिए हमें ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में बदलना ही था। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि सिक्के जिनको पिघला के हमें ये घनाभ बनाना है, उन सिक्कों की संख्या कितनी n है। तो n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ये हमने मान लिया। ठीक है, और यही n का मान हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। दोस्तों हम सब जानते हैं जो सिक्का होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, ठीक है, बस ये पिचका वाला बेलन होता है, बहुत पिचका बेलन होता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, पर होता बेलन के आकार का है। ठीक है, तो जो सिक्का है वो बेलन के आकार का होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि चांदी के सिक्कों को पिघलाकर ये घना बनाया है, और हमने माना है कि n चांदी के सिक्कों को पिघलाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n चांदी के सिक्कों का जो आयतन है वही इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार n गुणा एक सिक्के का आयतन यानी कि n सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के। ठीक है, तो n सिक्कों का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के। और जो है सिक्का जो है, सिक्के का आकार क्या है, बेलन के आकार का होता है सिक्का। तो हम कह सकते हैं n गुणा एक बेलन का आयतन, मतलब सिक्के को हमने बेलन कह दिया यहाँ पर, बराबर घनाभ का आयतन। अब n गुणा बेलन के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ये हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा n गुणा एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर है बेलन यानी कि सिक्के की त्रिज्या, एच है बेलन यानी कि सिक्के की ऊंचाई। ठीक है, बराबर घनाभ का आयतन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखा है 5 गुणा 10 गुणा 3.5। अब बस मान रख देते हैं दोस्तों। तो n गुणा पाई का मान रख दिया 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर है 0.875, तो 0.875 का स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणा एच, एच है 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 बराबर 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। अब तो बस इसे हल करना है और n का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर n गुणा 22/7 को वही लिखा हमने, 0.875 के वर्ग को लिखा हमने 0.875 गुणा 0.875, फिर गुणा 0.2 है तो उसको वैसे ही लिखा, बराबर 5.5 गुणा 10 को लिख दिया 55, फिर गुणा 3.5 है तो गुणा 3.5 लिख दिया। अब देखिए 22 और 55 इन दोनों में 11 का भाग देते हैं, तो 22 में 11 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, और 55 में 11 का भाग देंगे तो 5 मिलेगा। तो हमने लिख दिया n गुणा, देखो 22 में 11 का भाग दिया था तो 2 मिला, बटे में 7 है, गुणा 0.875 गुणा 0.875 गुणा 0.2 को वैसे ही लिख दिया, बराबर 55 में 11 का भाग दिया था तो 5 मिला, तो 5 लिख दिया, गुणा 3.5। अब 7 में 7 का भाग देंगे तो ये 7 चला जाएगा, और फिर ऊपर भी 7 का भाग देना पड़ेगा, तो 0.875 में 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.125। तो हमें n बराबर मिल जाएगा। अब देखो 2 नीचे वाला 7 तो चला गया, गुणा 0.875 कट के क्या बचा है 0.125, गुणा 0.875 गुणा 0.2 को वैसे ही लिख दिया, बराबर 5 गुणा 3.5 को भी वैसे ही लिख दिया। अब n गुणा देखिए 2 गुणा 0.125 होगा 0.25, और 0.25 का गुणा इस 0.2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05।
ठीक है। तो इन तीनों का गुणा, पहला दूसरा और ये 0.2, इन तीनों का गुणा आएगा 0.05 गुणा 0.875 को वैसे ही लिखा, बराबर 5 गुणा 3.5 है उसको वैसे ही लिखा। अब 0.5 और 5 में 0.5 का भाग देंगे तो 0.5 तो चला ही जाएगा, 5 क्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 5 में अगर आप 0.5 का भाग दोगे तो 100 ही मिलेगा। तो n बराबर हमें मिलेगा, सॉरी n गुणा 0.875 बराबर हमें मिलेगा 5 की जगह आ जाएगा 100 गुणा 3.5, 100 गुणा 3.5 होता है 350। तो n गुणा 0.875 बराबर मिलेगा 350। अब n निकालना है तो 0.875 को ले जाएंगे दाईं तरफ बटे में, तो n बराबर आ जाएगा 350 बटे 0.875। 350 में 0.875 का भाग देंगे तो n बराबर मिल जाएगा 400। n क्या था, सिक्कों की संख्या, जितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अतः सिक्कों की संख्या n बराबर 400 है, जिनको हमें पिघलाना पड़ेगा घना बनाने के लिए। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, सिक्कों की संख्या है 400। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधा त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, तो एक बेलनाकार बाल्टी है जो 32 सेंटीमीटर ऊंची है और 18 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ठीक है, तो इस रेत को भूमि पर खाली करते हैं और एक शंक्वाकार जो है रेत की ढेरी बन जाती है। ठीक है, यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है शंक्वाकार ढेरी की रेत की वो है 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो शंक्वाकार ढेरी है इसकी त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने को कहा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया गया है बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमने मान लिया कैपिटल आर है बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या जो कि 18 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें दे रखा है बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, जिसे हमने कैपिटल एच मान लिया, ये दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने कैपिटल एच मान लिया। और हमें दे रखा है शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, इसे हमने मान लिया स्मॉल एच, ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें ज्ञात करना है शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, तो हमने उसको मान लिया 8 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है शंक्वाकार ढेरी की जो है क्या, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई को मान लिया हमने एल सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लिया जो हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार क्या होगा, ये जो बेलनाकार बाल्टी का आयतन है वो शंक्वाकार ढेरी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बाल्टी के आयतन के, ये दोनों के आयतन बराबर होंगे। ठीक है, तो शंक्वाकार ढेरी का जो आयतन है वो बराबर होगा बेलनाकार बाल्टी के आयतन के। ठीक है, अब शंकु के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने बराबर, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये दोनों सूत्र अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शंकु के आयतन का सूत्र लिखा है हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्मॉल है क्योंकि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या स्मॉल आर है मानी है हमने, और स्मॉल एच है ऊंचाई क्योंकि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई स्मॉल एच मानी है, बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन लिखा है हमने पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि बेलनाकार बाल्टी की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मानी है और बेलनाकार बाल्टी की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच मानी है। अब देखिए बाईं तरफ भी पाई है और दाईं तरफ भी पाई है, दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर देंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच बराबर कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। मान रख देते हैं दोस्तों, अब तो 1/3 आर का मान हमें पता नहीं है तो आर स्क्वायर होगा स्मॉल आर स्क्वायर गुणा स्मॉल एच का मान है 24 तो 24 लिख दिया बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान है 18 तो 18 का स्क्वायर गुणा कैपिटल एच है 32 तो गुणा 32 लिख दिया हमने। अब बस दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 पूरा चला जाएगा, 24 में 3 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 8। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं, ये 3 तो चला ही गया तो आर स्क्वायर गुणा 24 में 3 का भाग दिया तो 8, आर स्क्वायर गुणा 8 बराबर 18 के वर्ग को लिखा हमने 18 गुणा 18। ठीक है, और गुणा 32 है तो गुणा 32 लिख दिया। अब 8 में 8 का भाग देंगे तो 8 उड़ जाएगा चला जाएगा, 32 में 8 का भाग देंगे तो मिलेगा 4। ठीक है, क्योंकि 8 चौके 32 होता है, तो बाईं तरफ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर बराबर दाईं तरफ 18 गुणा 18 और ये 32 में 8 का भाग दिया था तो गुणा 4। अब
आर स्क्वायर बराबर 18 गुणा 18 लिख दिया, गुणा 4 है तो 4 को लिख दिया हमने 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए आर स्क्वायर बराबर 18 गुणा 2 होगा 36, गुणा दूसरा 18 गुणा 2 होगा 36, तो ये मिल गया हमें 36 गुणा 36। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ कि आर स्क्वायर बराबर 36 गुणा 36 को लिख सकते हैं हम 36 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर मिल गया 36 स्क्वायर। इसका मतलब आर बराबर मिल जाएगा 36, तो आर बराबर आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर। आर क्या हमारी डेरी की त्रिज्या, तो हम कह सकते हैं था डेरी की त्रिज्या आर बराबर क्या है 36 सेंटीमीटर। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा, डेरी की त्रिज्या आर बराबर 36 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे डेरी की तिर्यक ऊंचाई को। शंक्वाकार डेरी की त्रिज्या निकाल लिया हमने, आर बराबर 36 सेंटीमीटर। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखी है। हमें निकालनी है शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है दोस्तों L बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। आर और एच का मान हमें पता है, रख देंगे। तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, यानी कि आर बराबर है 36, तो 36 का स्क्वायर, धन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर एच स्क्वायर, एच है 24 तो 24 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो L बराबर अंडर रूट के अंदर 36 को लिखा हमने 12 गुणा 3, 12 3 36 होता है, तो 12 गुणा 3 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। 24 को लिखा 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 होता है, 12 गुणा 2 का वर्ग। अब L बराबर अंडर रूट के अंदर 12 गुणा 3 के वर्ग को लिख सकते हैं हम 12 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर 12 गुणा 2 के वर्ग को लिख सकते हैं हम 12 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग। अब देखिए L बराबर अंडर रूट के अंदर दोनों में 12 का वर्ग है, तो 12 के वर्ग को कॉमन ले लिया। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर 12 का वर्ग है तो 12 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो L बराबर 12 अंडर रूट के बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो वो लिख दिया। L बराबर अंडर 12 तो बाहर है ही, अंडर रूट के अंदर क्या है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 तिया 9, धन 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो L बराबर हो गया 12 अंडर रूट के अंदर 9 धन 4, 9 धन 4 होता है 13, तो L बराबर हो जाएगा 12 गुणा अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। L ही हमें निकालना था शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं अर्थात डेयरी की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, L बराबर 12 गुणा अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों, 12 गुणा अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में, ठीक है, तो एक नहर है जो 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर जो है गहरी है, में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है, तो इस नहर में जो पानी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। ठीक है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो 8 सेंटीमीटर गहरा पानी सिंचाई करने के लिए कितने भाग में, कितने क्षेत्रफल में ये सिंचाई कर पाएगी ये नहर। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रश्न को और अच्छे से समझ लेते हैं फिर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक नहर है जो कि 1.5 मीटर गहरी है और 6 मीटर चौड़ी है। इसमें पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल से बह रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना पानी बहेगा वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, फिर कहा गया है कि सिंचाई करनी है इस पानी से जो कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है सिंचाई के लिए, तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो पाएगी। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको हल कर लेते हैं। हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। नहर की चौड़ाई दे रखी है हमें 6 मीटर। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखी है, तो नहर की चौड़ाई को हमने मान लिया कैपिटल बी, ये दे रखी है हमें 6 मीटर। ठीक है, ये 6 मीटर हो गया। और नहर की जो गहराई है या कह लें नहर की ऊंचाई दे रखी है हमें 1.5 मीटर। तो नहर की गहराई या ऊंचाई को हमने मान लिया कैपिटल एच, जो कि हमें दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, और जो जहाँ सिंचाई करनी है, जिस खेत को सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई में कितनी गहराई की आवश्यकता होती है पानी की सिंचाई के लिए, 8 सेंटीमीटर की। तो सिंचाई की गहराई को हमने मान लिया या ऊंचाई को एच, स्मॉल एच। ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारी चीजें मीटर या किलोमीटर में दे रखी हैं, तो 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तो 8 में 100 का भाग देंगे तो मिलेगा 0.08 मीटर। ठीक है, तो सिंचाई की जो ऊंचाई है या सिंचाई की जो गहराई है स्मॉल एच, वो आ गया हमारा 0.08 मीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो ये जो दिखा दिया हमने, जो खेत है इसमें 8 सेंटीमीटर तक सिंचाई होनी है गहराई तक। ठीक है, हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नहर में पानी की चाल हमें दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
1 घंटे में पानी कितना चल देगा? 10 किलोमीटर। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 10/60, क्योंकि 60 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी? 1/6 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, और बात हो रही है प्रश्न में 30 मिनट की। ठीक है, तो 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम कैपिटल एल मान लेते हैं। तो ये कितनी होगी? जितनी 1 मिनट में तय की थी गुणा 30। 1 मिनट में तय की थी 1/6। ठीक है, तो गुणा 30 कर देंगे 30 मिनट में। ठीक है, तो 1/6 गुणा 30। ठीक है, अब 30 में 6 का भाग देंगे तो मिलेगा 5, तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को मीटर में लिख देते हैं, तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये आ जाएगा 5000 मीटर। तो 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कैपिटल एल कितनी आ गई हमारी? 5000 मीटर। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर दिखा देते हैं इसको। तो पानी कितना दूरी तय करेगा? 5000 मीटर को तय करेगा। तो दोस्तों हमने निकाल लिया 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? कैपिटल एल बराबर 5000 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं 30 मिनट में बहे पानी का आयतन कितना होगा? कितना होगा? एल गुणा बी गुणा एच होगा, क्योंकि देखो पानी जो है घनाभ के आकार में बह रहा होगा। इसकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, लंबाई हमें मिल गई 5000 मीटर। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन में जो है घनाभ का सूत्र लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो एल गुणा बी गुणा एच लिख दिया हमने। तीनों के मान पता है तो रख देंगे। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन आएगा, एल है 5000 तो 5000 गुणा बी है 6 तो 6 गुणा एच 1.5 तो 1.5। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 6 का गुणा 1.5 से करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 का गुणा 5000 से करेंगे तो 45000 मिलेगा। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन आ गया हमारा 45000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 30 मिनट में जो है नहर में 45000 मीटर क्यूब पानी बहेगा। ठीक है, और उसी से हमें सिंचाई करनी है 8 सेंटीमीटर गहरी। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा खेत का। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि नहर ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है इसका ये कितना है? ए मीटर स्क्वायर है, ये हमने मान लिया, जो कि हमें ज्ञात भी करना है। तो हमने मान लिया है कि नहर ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, और सिंचाई की गहराई कितनी है? एच बराबर 0.08 मीटर, क्योंकि हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको हमने मीटर में बदल लिया था। तो 30 मिनट में सिंचाई का आयतन कितना होगा? जितना सिंचाई का क्षेत्रफल है ए गुणा जितनी सिंचाई की गहराई है या कह लें ऊंचाई है एच। तो लिख दिया हमने 30 मिनट में सिंचाई का आयतन है ए गुणा स्मॉल एच। अब 30 मिनट में सिंचाई का आयतन ए तो हमें ज्ञात ही करना है, गुणा स्मॉल एच कितना है? 0.08, तो वो लिख दिया हमने। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार दोनों आयतन बराबर होंगे। कौन से दोनों आयतन बराबर होंगे? 30 मिनट में जो सिंचाई का आयतन है, ठीक है, जितना पानी सिंचाई में लगेगा 30 मिनट में, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? 30 मिनट में बहे पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंचाई में कितना आयतन लगेगा? ये ए क्षेत्रफल में 8 सेंटीमीटर गहरा है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? 30 मिनट में बहे पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, दोनों के मान हमें पता है तो रख देते हैं। 30 मिनट में सिंचाई का आयतन है ए गुणा 0.08, वो लिख दिया, बराबर 30 मिनट में बहे पानी का आयतन है 45000। ठीक है, 45000 मीटर क्यूब है, तो वो लिख दिया। तो ए गुणा 0.08 बराबर आ गया हमारा 45000। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ए गुणा 0.08 बराबर 45000 है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो 0.08 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा। तो ए बराबर होगा 45000 बटे 0.08। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लेंगे। तो ए बराबर 45000 में 100 का गुणा करेंगे तो 45 लाख हो जाएगा। 0.08 में 100 का गुणा करेंगे तो 8 होगा। अब 45 लाख में 8 का भाग दे देते हैं, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया दोस्तों हमारा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। वैसे तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, पर अगर हेक्टेयर में हमें बताना हो, अगर कहा जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000 हेक्टेयर। तो इसका मतलब क्या है? 5,62,500 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5,62,500 गुणा 1/10,000 हेक्टेयर के। ठीक है, तो 5,62,500 में 10,000 का भाग देंगे
तो हमें मिलेगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर बराबर 5,62,500 में 10,000 का भाग देंगे तो मिलेगा 56.25। देखो 1 2 3 4, इससे पहले दशमलव लग जाएगा तो 56.25, तो 56.25 हेक्टेयर मिल जाएगा हमको। तो क्षेत्रफल अगर मीटर स्क्वायर में कहें तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर, और अगर हेक्टेयर में कहें तो आ रहा है हमारा 56.25 हेक्टेयर। उत्तर तो हमारा आ गया दोस्तों, बस अब उत्तर के रूप में हम इसको लिख देते हैं। तो ये आया है हमारा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः नहर 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। ठीक है, और अगर हेक्टेयर में बोलना है तो कह सकते हैं कि अतः नहर 56.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो दोनों ही उत्तर है हमारे इस प्रश्न के, या तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर कह लें, या कह लें हम 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, तो दोनों ही उत्तर है हमारे इस प्रश्न के। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। ठीक है, यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो देखिए, एक किसान है जिसके पास एक टंकी है जिसका जो व्यास है वो 10 मीटर है और टंकी की जो गहराई है वो 2 मीटर है, ये दिया गया है। ठीक है, इसको एक किसान जो है एक पाइप से भरता है। पाइप का जो आंतरिक व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस पाइप में जो पानी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो हमें बताना है कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। बेलनाकार टंकी का व्यास हमें दे रखा है 10 मीटर प्रश्न में, तो कैपिटल डी मान लिया बेलनाकार टंकी के व्यास को, जो कि 10 मीटर हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है टंकी के बारे में, और हमें दे रखा है बेलनाकार टंकी की गहराई। तो गहराई को ही ऊंचाई मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ऊंचाई मान ली हमने कैपिटल एच, जो कि हमें दे रखी है 2 मीटर। ये हमें 2 मीटर दे रखी है। और क्या दे रखा है हमें, जो पाइप, जिस पाइप से हम इस टंकी को भर रहे हैं उस पाइप का जो व्यास है वो दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो बाकी चीजें मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो हमने लिख लिया डी बराबर 20 सेंटीमीटर, परंतु इसे अभी हमने मीटर में बदल लिया। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग देंगे। 20 में 100 का भाग देंगे तो 0.2 मिलेगा। तो पाइप का व्यास आ गया हमारा स्मॉल डी बराबर 0.2 मीटर। ठीक है, तो इस पाइप का व्यास आ गया 0.2 मीटर। अब कहा गया है पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो पाइप में पानी ऐसे जा रहा है अंदर, किस चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, जिससे ये टंकी को भर रहे हैं हम। तो पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या है, एक घंटे में जो है, एक घंटे में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर को भी अब हम मीटर में बदल लेते हैं क्योंकि सब कुछ मीटर में है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1,000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में होगा 3,000 मीटर। तो 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 3,000 मीटर। ठीक है, इस पाइप के अंदर। तो 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी होगी 3,000 मीटर। तो 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 3,000 में 60 का भाग दे देंगे, ये 60 नीचे चला जाएगा। तो 1 मिनट में आ जाएगा पानी द्वारा तय की गई दूरी, तो आ जाएगा 3,000/60। देखो जीरो से जीरो काट देंगे, 300/6 होगा, 300 में 6 का भाग देंगे तो मिलेगा 50। तो 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी होगी 50 मीटर। ठीक है, तो टी मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, इसे हमने मान लिया स्मॉल एच। ठीक है, टी मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी को हमने मान लिया स्मॉल एच। तो 1 मिनट में अगर पानी 50 मीटर दूरी तय कर रहा है तो टी मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 50 × टी, यानी कि 50 टी मीटर। तो टी मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी आ गई हमारी, जिसे हमने स्मॉल एच माना है 50 टी मीटर। तो हमने टी मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी निकाल ली, एच बराबर 50 टी, 50 टी। ठीक है, मीटर। अब दोस्तों हमें व्यास व्यास दे रखे हैं प्रश्न में, पर व्यास से काम होता नहीं है, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जो पाइप का व्यास दे रखा है उससे पाइप की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो पाइप की त्रिज्या को मान लिया स्मॉल आर, तो वो होगी पाइप का व्यास बटे 2। पाइप का व्यास है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बटे 2। स्मॉल डी कितना है मीटर में, 0.2। तो 0.2/2, 0.2 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 0.1। ठीक है, तो ये पाइप की त्रिज्या, इस पाइप की त्रिज्या आ गई हमारी 0.1 मीटर। तो स्मॉल आर बराबर हमने लिख दिया 0.1 मीटर। अब बेलनाकार टंकी का भी व्यास दे रखा था, उसकी भी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बेलनाकार टंकी
इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल आर, वो होगी बेलनाकार टंकी का व्यास यानी कि कैपिटल डी बटे 2। बेलनाकार टंकी का व्यास कितना है 10 मीटर, तो 10 बटे 2, 10 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 5। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कैपिटल आर आ गई हमारी 5 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि टी मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, टी मिनट के बाद भर जाएगी हमारी ये टंकी पूरी। ठीक है, ये हमने मान लिया और यही हमें ज्ञात करना है, तो टी का मान हम ज्ञात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं टी मिनट में पाइप में बहे पानी का आयतन। ठीक है, इस पाइप में कितना पानी का आयतन बहा है टी मिनट में वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पाइप है ये बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो कितना आयतन आएगा, बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हो जाएगा इस पाइप की त्रिज्या जो स्मॉल आर है। ठीक है, एच हो जाएगा जितनी पानी ने दूरी तय की टी मिनट में। तो टी मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है पाइप में, 50 टी। ठीक है, जिसे हमने स्मॉल एच माना है, तो स्मॉल एच लिख दिया यहाँ पर। अब टंकी को पूरा भरना है तो बेलनाकार टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा, जो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, क्योंकि बेलनाकार टंकी ये तो प्रश्न में ही दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार टंकी को पूरा भरना है। ठीक है, तो ये जो टी मिनट में पाइप में बहे पानी का आयतन है वो किसके बराबर होगा, बेलनाकार टंकी के आयतन के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया टी मिनट में पाइप में बहे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। टी मिनट में पाइप में बहे पानी का आयतन कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच लिख दिया, बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच वो लिख दिया। अब देखो बाईं तरफ वाले पाई से दाईं तरफ वाला पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच बराबर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो देखिए आर का मान है 0.1, आर स्क्वायर है स्मॉल, तो 0.1 का स्क्वायर हो गया, गुणा एच का मान निकाला था हमने 50 टी, तो एच की जगह रख दिया 50 टी, बराबर कैपिटल आर का मान है दोस्तों 5, तो कैपिटल आर स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कैपिटल एच का मान है 2, तो लिख दिया हमने 2। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 0.1 के स्क्वायर को लिखेंगे 0.1 गुणा 0.1 गुणा 50 टी है ही हमारा ये। 5 के वर्ग को लिखेंगे पचम 25, गुणा 2 है तो गुणा 2 लिख दिया। अब 0.1 गुणा 0.1 हो जाएगा 0.01 गुणा 50 टी है ही, बराबर 25 गुणा 2 हो जाएगा 50। अब बाईं तरफ वाले 50 से दाईं तरफ वाले 50 को काट देंगे। ठीक है, तो बाईं तरफ बचेगा 0.01 गुणा टी, बराबर दाईं तरफ 50 में 50 का भाग दिया तो 1 बचेगा। अब हमें निकालना है टी, तो 0.01 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो टी बराबर होगा 1/0.01। इसको हल करने के लिए ऊपर और नीचे 100 का गुणा कर लेते हैं, तो टी बराबर 1/0.01 गुणा 100/100। ठीक है, तो ऊपर तो हो जाएगा 100 और 100 का गुणा 0.01 से होगा तो नीचे हो जाएगा 1, तो टी बराबर हो जाएगा 100/1, 100/1 होता है 100, तो टी बराबर आ जाएगा 100 मिनट। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था, क्योंकि हमने माना था टी मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी और हमसे पूछा है कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो टी मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी और टी का मान आ गया 100 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि अतः 100 मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 100 मिनट। 100 मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी, तो 100 मिनट जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।